हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अरोरा आईएएस एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड लेक्चर सीरीज पर। तो ये लास्ट सेशन होगा यूनिट 1 के लिए, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस के लिए, जो लेसन्स फ्रॉम द लाइफ्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो इससे ये यूनिट 1 आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छे से फ़ायदा हो रही है, आपको आंसर्स लिखने में भी और समझने के लिए भी इस सब्जेक्ट को, क्योंकि इस सब्जेक्ट के लिए रटाफिकेशन होना, सिलेबस के अलावा रटाफिकेशन होना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से आपको बहुत आंसर राइटिंग का फ़ायदा मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज़ को, इस वाले सेशन को कि डिफरेंस, अभी पहले डिफरेंस लीडर, रिफॉर्मर और एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस क्या है देखते हैं। अभी लीडर देखिए, लीडर क्या होता है ना, इसका बहुत ही ज़्यादा स्किल्स होते हैं। एक मिशन को देख लेते हैं, जैसे कि के शिवानी देखिए जो हमारे इसरो के डायरेक्टर हैं अभी, या फिर अब्दुल कलाम जी को देखिए, मिसाइल डेवलपमेंट डायरेक्टर थे, विक्रम साराभाई को देखिए, होमी जे बाबा को देखिए। तो इसमें लीडरशिप का क्या क्वालिटी है, ये मिशन को देख लिया कि आगे जाके 20 साल के बाद क्या होगा, इंडिया का क्या हालत होना चाहिए। तो इसी के थ्रू उसके उनके एफर्ट्स भी उसको कल्चर और स्ट्रेटजी के थ्रू डेवलप करेंगे, उसको लीडर कहते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, आप जैसे लोग जो बनने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेटर क्या लेके आएगा, गोल्स को एफिशिएंटली डिटरमिन करेगा, क्योंकि आप डेलीगेशन ऑफ वर्क करोगे। डेलीगेशन ऑफ वर्क मतलब पॉलिटिशियंस कुछ लॉ को लेजिस्लेचर के दौरान वो कुछ करेंगे, आप कोई आपके हाथ में सौंपेंगे कि इम्प्लीमेंट करो, अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, सब लोगों को ये फ़ायदा होनी चाहिए, ये स्कीम्स के बेनिफिट ट्रांस टीबीटी स्कीम्स पे जाना चाहिए। सो ये सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। तो एक गोल्स को वर्किंग प्रोसेस वर्किंग उनकी अच्छी होनी चाहिए। तो रिफॉर्मर कौन है, रिफॉर्मर नाम सुनते ही आपको याद आना चाहिए कि राजा राममोहन है। उनका क्या डिफरेंस है, देखो उन्होंने क्या किया, जो प्रिवेलिंग कंडीशंस है वहाँ के जो हालात हैं उस टाइम के, उसको इम्प्रूव कर दिया, ज़्यादा अच्छे से बेहतर कर दिया, वहाँ के सिचुएशंस को रिफॉर्म्स कर दिया, इसीलिए उनको रिफॉर्मर कहते हैं। रिफॉर्मर्स मतलब जो सिस्टम है उनके अंदर ही कुछ चेंजेस लेके आओगे ना, उनको रिफॉर्मर्स कहते हैं। और इनोवेटर्स कौन है, इनोवेटर जो है साइंटिस्ट हैं जो नए नई चीज़ें लेके आते हैं। तो ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी जो कॉमन वैल्यूज़ हैं, कॉमन वैल्यूज़ बहुत सारे, देखिए इसमें पूरा चैप्टर ना इतना बोरिंग चैप्टर है। मैं रेस्पेक्ट करती हूँ सारे लीडर्स का, थिंकर्स का, रिफॉर्मर्स का, पर ये नहीं है कि बट हमें पढ़ने में बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि कॉमन वैल्यूज़ इनके सबके अंदर ना कुछ कॉमन वैल्यूज़ हैं। जैसे कि देखिए इसमें कॉमन वैल्यूज़ है कि सर्विंग द पीपल, अपलिफ्टिंग द डाउन ट्रॉड, मतलब गरीब लोगों के ऊपर खींच के लेके आना, ऊपर सोशल स्टेटस उनके लेके आना, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी, बेनेवलेंस, कंपैशन, ये सारा कुछ उनके कैरेक्टर और पर्सनैलिटी का हॉलमार्क्स हैं। मतलब डायमंड है ये, डायमंड क्वालिटीज़ कहते हैं ना कि एकदम परफेक्शनिस्ट, वैसे क्वालिटीज़ हैं। ये सारे के सारे में कॉमन वैल्यूज़ हैं। तो आप अगर किसी पर्सनालिटी के बारे में पूछें, आपको अगर कुछ भी आइडिया नहीं हो, तो ये कॉमन वैल्यूज़ तो लिख ही सकते हो। जैसे कि ह्यूमन वैल्यूज़, लीडर्स जो हैं उनके अंदर, जैसे कि महात्मा गांधी हैं, अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग, इन सब के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उनके दौरान आप ये देख सकते हैं कि वो सबके सब पीस लविंग हैं, केयरिंग है, डिग्निटी देते हैं, ह्यूमैनिटी को रेस्पेक्ट करते हैं, सेल्फलेस हैं, लव फॉर जस्टिस है। और अभी एडमिनिस्ट्रेटर जैसे सैम पित्रोदा है, वर्गीस कुरियन, आपको पता ही होगा, मिल्क रेवोल्यूशन जो इंडिया में लेके आए, MS स्वामीनाथन जो ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। तो इन सब में क्या है, इन्होंने डिसिप्लिन है, सिटीजन ड्यूटी है, इक्वालिटी है, लॉफुलनेस है, करेज है, सॉलिडरिटी और रेस्पेक्ट दिखाते हैं, ये अकाउंटेबल भी हैं। तो इसीलिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ इनमें देखते, क्वालिटीज इन द सेंस ह्यूमन वैल्यू सिस्टम्स इन पे देखा जाएगा। और अभी देखते हैं रिफॉर्मर्स में। रिफॉर्मर्स मतलब कबीर, गुरु नानक देव, राजा राममोहन राय, विवेकानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंदा, देन ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सब में कुछ क्वालिटीज़ हैं। दे फॉलो ह्यूमनिज्म, ह्यूमन को सेंटर में रखते हैं, ये गॉड को सेंटर में नहीं रखते हैं, ये ह्यूमन के लिए ही करते हैं, काम करते हैं। उन्हीं के थ्रू ये रेस्पेक्ट के, डिग्निटी और रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, रीज़न और इंक्वायरी, अंधविश्वास पे ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। यही बोलते हैं कि अंधविश्वास बिल्कुल गलत है, आप किसी चीज़ को कर रहे हो तो रीज़न करो। ऐसे नहीं कि पूजा पाठ करने से ही आपको सैल्वेशन मिलेगी, बट आपके अच्छे कर्मों की वजह से भी आपको सैल्वेशन मिलेगी, यही कहते हैं एक कंटेंटमेंट और सोशल इक्वालिटी। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक पर्सनैलिटी के थ्रू। अभी अशोका के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए मैं ये सारे पॉइंट्स को अब पढ़ाने लगूंगी तो
आपको 100 आवर्स का भी लेक्चर कम पड़ जाएंगे। तो इसमें जो क्रक्स है, जो आपको समझना चाहिए कि एक पर्सनालिटी को कैसे स्क्रूटनी करें, उनकी लाइफ से वैल्यूज़, चैप्टर का नाम भी तो देखिए, लेसन्स फ्रॉम द लाइफ्स एंड द टीचिंग्स, मतलब उनकी लाइफ्स और उन्होंने जो प्रचार विचार किया है टीचिंग्स के थ्रू, उनकी लाइफ से हम क्या क्या पा सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा इफेक्ट देके मैं पढ़ाऊंगी इस चीज़ को। पहले शुरू करते हैं अशोका के बारे में। अशोका ने मोरल्स और प्रिंसिपल्स, उन्होंने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। एक हायर लेवल ऑफ लिविंग के लिए हमें मॉरलिटी फॉलो करना है और एथिकल भी रहना है। उन्होंने रॉक एडिक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस आपको पता ही है, रॉक एडिक्ट्स वहाँ जहाँ पे उन्होंने सारे धर्म के बारे में, या फिर पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करो, बड़ों की इज्जत करो और टैक्सेस टाइम पे पे करो, इन सारे के बारे में जब लिखा है उन्होंने, इन चीज़ों से पता चलता है कि ये टॉलरेंस, कंपैशन, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के बारे में बहुत ही अहम हिस्सा बनते हैं इन चीज़ों के, वैल्यूज़ के सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, बताते भी हैं और बिलीव भी करते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि इनके जो भी प्रिंसिपल्स हैं ना लाइफ में, जो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, इसी के कॉर्नरस्टोन्स हैं। इन्होंने कलिंगा वॉर भी बंद कर लिया था बीच में, क्यों लास्ट में उन्होंने देख के उसके बाद पता चला कि वॉर ओनली लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, तो वॉर को ही ख़त्म कर लो, अच्छे से अच्छे पीसफुल रिलेशनशिप्स, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप से अच्छा रहो, सब खुश रहेंगे। तो और इन्होंने बुद्धिज़्म को भी फैलाया साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में, श्रीलंका में भी फैलाया। तो ये सब कुछ बताता है कि ही वॉज टॉलरेंट टू ऑल रिलीजन। इनको यही है कि सब्जेक्ट्स नहीं होते, किंग की सब्जेक्ट्स नहीं होते कि 27 सब्जेक्ट्स या फिर 18 सब्जेक्ट्स, ऐसे नहीं होते हैं, सिटीजन सब्जेक्ट्स होते हैं, सिटीजन की भलाई सब्जेक्ट होती है। इक्विटी, वेलफेयर इंपॉर्टेंट होती है गवर्नेंस के लिए। और ट्रूथ और वेरेसिटी, ट्रूथ एंड वेरेसिटी मतलब एक ऑनेस्ट अप्रोच और ट्रांसपेरेंट अप्रोच से एक किंग को फॉलो करना होता है विदाउट एनी पार्शियलिटी। ये इंपॉर्टेंट है अशोका के थ्रू। विवेकानंद जी यहाँ पे आते हैं। विवेकानंद जी ने कहा था कि ह्यूमैनिटी, ह्यूमन को सेंटर पोल में रखते हुए उनके ऊपर जो स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमिलिटी, वेदांता और उपनिषद को बिलीव करिए, क्योंकि उनमें बहुत अच्छे से दे रखा है कि आपको गुड कैरेक्टर को एनहेंस करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। आप रैशनल रहो, अंधविश्वास में बिल्कुल ध्यान मत रखना, और एंड गोल आपका सारे रिलीजन, सर्व रिलीजन्स का एक ही एंड गोल है कि अच्छे से रहना चाहिए। सिर्फ मिसरी और सफरिंग्स को अंडरस्टैंड किया इन्होंने, क्योंकि टूर पे गए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड इटसेल्फ, और इंडिया का नाम रोशन कर दिया चिकागो कॉन्फ्रेंस में। ये सारे ऐसे गुण हैं जो वैल्यू सिस्टम्स को बताती है एक इंसान के बारे में, जो वैल्यू सिस्टम हम सीख सकते हैं उनसे। और इन्होंने ये भी कहा था कि सर्विंग गॉड इन मैन, सैल्वेशन उससे आती है, सैल्वेशन हर रोज़ पूजा पाठ से नहीं आती है। और उन्होंने यही कहा था कि हम स्टैग्नेंट हैं, हम आगे की सोच भी नहीं सकते हैं, आगे सोच ही नहीं रहे हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, वेस्टर्न कल्चर के साथ मिलजुल के भी नहीं रहते हैं। उनके भी थोड़ा सा वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छे वैल्यूज़ हैं, उनको भी अपनाना। मॉडर्निटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आप मॉडर्न रहो, मॉडर्न मतलब नए नई चीज़ों को एक्सेप्ट करते रहना। ये भी है कि उन्होंने ये भी कहा था कि कल्चर को प्रिजर्व करना, कल्चर पे गर्व करना भी इम्पॉर्टेंट है, पर मॉडर्निटी को एक्सेप्ट भी करो, दोनों को बैलेंस रखो। यूनिवर्सल ब्रदरहुड कहा उन्होंने, एंड यंगर जनरेशन की इनकी लाइफ से तो बहुत कुछ मिलेगी इनको। तो आगे पढ़ते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी से। रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत कुछ कहा था कि रेस्पेक्ट करो सबकी, स्पेशली वीकर सेक्शंस को, कंपैशन दो, लव दो, बेनेवलेंट बनो, ड्यूटीफुल रहो, मतलब ड्यूटी बाउंडेड रहो, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मोरल कैरेक्टर बढ़ाओ, एक सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाओ। एक विश्व भारती कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था कि इंटरनेशनलिज्म, ये क्या है, वेस्ट और ईस्ट को इकट्ठे लेके आने के लिए। इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे ओरिएंटल जो कल्चर है यही इम्पॉर्टेंट है, यही इस पे ही गर्व करके हमेशा रहना चाहिए, नहीं। इन्होंने कहा वेस्टर्न कल्चर भी अपनाओ, मिक्स ऑफ बोथ, क्योंकि इनको यही लगता है कि आप जब एक ही कल्चर में आइसोलेटेड रहते हो तो बाकी लोगों से मिलजुलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मिलजुल के जब रहते हो तभी वॉर का सिचुएशन नहीं होगा, तभी कॉलोनियल पावर एंड हो जाएगी। इनका यही मतलब था, इसीलिए वेस्ट और ईस्ट को इकट्ठा करने के लिए हर बार सोचते थे। इन्होंने रूरल डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूशन, एक स्कूल भी डेवलप कर दिया था। देन हम हार्मनी, कोऑपरेशन, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, यूनिटी पे के लिए रहते थे, खड़े होते थे। देन पार्टीशन के बंगाल के टाइम पे इन्होंने जो पॉलिटिकल
स्पीयर में इन्होंने अपने पोएम्स के थ्रू, अपने वर्क्स के थ्रू, लिटरेचर को जितना इन्फ्लुएंस किया ना, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा, ताकि लोगों पे मिडिल क्लास, इनफैक्ट मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया पीपल के कंट्रीब्यूशंस इन पेट्रियोटिक स्ट्रगल, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हुआ इसीलिए क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ इन्फ्लुएंस किया इनके वर्ड्स के थ्रू। और ये कहते हैं कि ऑल्दो यही एक ऐसा विशेषता इनकी पर्सनालिटी में है, यही कि इनका कुछ पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, बहुत सिंपल लाइफ है, फिर भी इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स के लिए, स्वदेशी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए, इन चीज़ों पे बहुत लड़े। फिर आते हैं रिलीजन एंड लव पे। टैगोर का क्या उद्देश्य है? ये कहते हैं कि रिलीजन को कोई ज्योग्राफिकल लिमिट्स नहीं होती कि प्रोटेस्टेंट कल्चर उसी में मिडिल यूरोप में आती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिलीजन सारा कुछ एक ही बताती है। यही कहते हैं कि पिछले साल का देखोगे तो सिविलाइजेशन पे गर्व करो, बट गार्बेज ऑफ हिस्ट्री है। तो मैन को अपने एक्सेप्ट डिफीट जब कर लेगा ना, उसी में एंड ऑफ सिविलाइजेशन है। डिफीट मत ही करो, मतलब अपना खुद का डिफीट एक्सेप्ट ही मत करो। आप डिफीटेड हो ही नहीं, सक्सेसफुल हो, अटेम्प्ट्स खत्म हो गए, फिर भी आप कुछ ना कुछ बनोगे लाइफ में, या फिर आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, ये नहीं हो रहा है, किसी और में हो जाएगा, क्योंकि आपकी बिलीफ सिस्टम इतनी होनी चाहिए। डिफीट इज नॉट टू बी एक्सेप्टेड। और ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड का तो विश्व भारती का कॉन्सेप्ट देते ही हैं। और आगे जाके स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने नॉन वायलेंस के बारे में ये कहा था कि उनका थोड़ा सा हिंदुइज्म के थ्रू अलाइनमेंट है, फिर भी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत कुछ रेलेवेंट चीज़ें कही थी कि क्रिमिनल्स को पेनल्टीज दो, और फिर फॉरगिवनेस भी होना चाहिए। और इन्होंने क्या किया, फैटल पॉइजन दे रखी है। एक प्रोस्टिट्यूट ने कहा था कि एक पर्सन को पॉइजन देने के लिए महाराजा ऑफ जोधपुर के अंडर प्रोस्टिट्यूट काम करते थे, तो जब पॉइजन दिया जाएगा तो उनकी बहुत हालत ख़राब हो गई थी, जिसने पॉइजन दे रखी है, तो उनको भी पार्डन कर दिया इन दयानंद सरस्वती ने। इनको यही लगता है कि फॉरगिवनेस, मिस्टेक हो गई है, पर इसका ये मतलब नहीं कि कैपिटल पनिशमेंट कंटिन्यू करते रहोगे। तो ये पॉइंट कैपिटल पनिशमेंट जब भी आएगी एथिकल एंगल पे वो लिख सकते हो। और फिर ये अहिंसा को बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर है, रियलिस्ट है, मतलब कहीं मिसनोमर वर्ल्ड, मिराज वर्ल्ड, कहीं दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, वैसे वाले थॉट्स नहीं बताते, आइडियलिस्टिक वाली बातें नहीं बताते, रियलिस्टिक, मतलब आप इसको अपनाओगे, करोगे भी तो फ़ायदा होगा सोसाइटी में, यही कहते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस। अब डिवाइन लॉ में देखिए, डिवाइन लॉ में यही कहते हैं कि ही एक्सेप्टेड अथॉरिटी ऑफ लॉ एंड नॉट अ टेम्पररी पावर। ये कहते हैं कि डिविनिटी है, डिविनिटी इज इंपॉर्टेंट थिंग। एक राजा को बिठा दिया, उसकी पावर में मानूंगा, या फिर ब्रिटिशर को बिठाएगा, नहीं, ब्रिटिशर तो कुछ भी नहीं, कोई भी कुछ नहीं है, भगवान के ऊपर कोई नहीं है, ये कहते हैं। और पर्सनल लाइफ में रिगार्डेड गॉड वेरी इंपॉर्टेंटली। एंड इन्होंने ये कहा था कि ट्रू किंग को यही है कि उनके सर्वेंट्स को अंडरस्टैंड करना, सब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा। और यूनिवर्सलिज्म के बारे में इन्होंने आर्य समाज भी इस्टेब्लिश कर दिया, यही कहते हैं कि होल वर्ल्ड, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल कंडीशन, ह्यूमैनिटी अच्छा करने के लिए सारे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स और रिलीजन को अपनाओ, एम्ब्रेस करो, अपनाओ, तभी ट्रूथ विल जस्ट कीप ऑन गोइंग, ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ने की कोशिश मिलेगी इसके थ्रू। और एजुकेशन के थ्रू भी आप बहुत कुछ चेंज लेके आ सकते हो। और फिर ये कहते हैं कि मिशनरीज को बाकी जगहों पे सेंड करने की वजह से आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी सी हो जाएगी उस कंट्री के थ्रू, या फिर उस रीजन के भी, और फिर नॉलेज भी बहुत मिलेगा हमें जब मिशनरीज बेचेंगे तो। और देन ये ट्रूथ और रेनिसिएशन ऑफ अनट्रूथ के बारे में भी बात करते हैं। फिर आते हैं अरबिंदो घोष, वेरी एक्सट्रीमिस्ट पर्सनैलिटी, आई एग्री, ये बहुत एक्सट्रीमिज्म फेवर करते थे, बट दिस पर्सन, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज भी हैं इन्होंने जो किया हुआ है यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में, बहुत ही अच्छा से दिया हुआ है। ये पूर्ण स्वराज को एडवोकेट करते थे, पूर्ण स्वराज आइडिया। नेशनलिज्म एज ए रिलीजन, इनको यही लगता है कि रिलीजन कुछ नहीं होता, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, ये सारा कुछ नहीं, नेशनलिज्म रिलीजन होना चाहिए। पेट्रियोटिज्म फील करो अपने अंदर, वर्ल्ड कल्चर को वर्शिप करो, वर्शिप ऑफ यूनिवर्सल कल्चर, तुम्हारे अपने खुद का कुछ कल्चर अलग से नहीं है। और मैनकाइंड का यूनिक इंटरेस्ट होना चाहिए, फिलॉसफी, इंटीग्रल फिलॉसफी वेयर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। इन सब का देखिए एक कॉमन इंपॉर्टेंट इशू है कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। अब कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बारे में क्या कहते हैं, ये
अरविंद घोष वॉज वेरी क्रिटिकल, मतलब खिलाफ थे कैपिटलिस्ट के बारे में। इनको यही लगता है कि कैपिटलिस्ट की वजह से ना फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंडिया का बहुत कुछ नुकसान हुआ है। पर सोशलिज्म का भी क्रिटिसाइज करते हैं कि आप एक गवर्नमेंट इतना स्ट्रांग बना देते हो कि सारा कुछ स्टेट इज अ प्रोटेक्टर ऑफ द सिटीजन्स। ऐसे क्यों? सिटीजन्स को भी लिबर्टी होना चाहिए, लैंड उनके पास भी होना चाहिए, उनको डिसीजन मेकिंग पावर दो, उनको क्या करना है खुद के, आप कौन हो। तो ये बैलेंस कर दिया है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के एंगल को, इन्होंने बैलेंस कर दिया है। और फिर इनका कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअल फ्रीडम का। स्पिरिचुअल फ्रीडम का यही कॉन्सेप्ट है कि इनर स्पिरिचुअल फ्रीडम वेयर नेचर कैन बी एलिमिनेटेड इफ मैन बिकम्स एजेंट ऑफ स्पिरिचुअल फोर्स। ओके, मैकेनिकल नेसेसिटी ऑफ नेचर। मैकेनिकल नेसेसिटी क्या है? मैकेनिकल नेसेसिटी इन द सेंस कि वो मेटीरियलिस्टिक नीड्स या फिर नेगेटिव वैल्यूज एसोसिएटेड नेचर। जब आप मैन स्पिरिचुअल बन जाएगा, जबकि उसको ये बंगलों से मतलब नहीं है, ये गाड़ी ऑडी वाली गाड़ी से मतलब नहीं है, तब ये ऐसी वाली मेटीरियलिस्टिक नेचर तो कुछ भी नहीं है, इनका ये मानना है। तो फ्रीडम इनका यही है कि रूसो और भगवत गीता को बहुत पढ़ते थे, तो दोनों मिला के उन्होंने ये सारा कुछ बनाया। और इन्होंने कहा था कि हमारे हार्ट में पहले होना चाहिए बिफोर कंट्री गेटिंग फ्री, मतलब देश को आज़ादी से मिलने से पहले हमारे हार्ट में ये ख्याल होनी चाहिए कि हम कंट्री को फ्री करेंगे, हमारी कंट्री फ्री हो जाएगी। तो बिलीफ सिस्टम पे बहुत इम्पैक्ट रहा इनका, ठीक है। तो इन्होंने लास्ट में यही कहा था कि स्वधर्म, सेल्फ लॉ इज़ दी ओनली इम्पॉर्टेंट, फ्रीडम ओबीडियंस लॉ को करो, ताकि आपको एक वेस्टर्न आइडियोलॉजी भी इन्होंने मिला के, इंडियन वाले आइडिया पे मिला के इन्होंने ये कहा था कि लॉ अबाइडिंग होना चाहिए। और फ्रीडम इज़ ओबीडियंस टू लॉस। फ्रीडम आपको जब तभी फ्रीडम आएगी जब आप ट्रैफिक के रूल्स समझ पाएंगे, आप वाइट लाइन से जो आगे एक स्टॉप लाइन होती है वहाँ तक उसके आगे नहीं जाओगे, रेड लाइट्स जंप नहीं करोगे। आप अगर उबर और ओला में काम करते हो या फिर ड्राइवर हो तो आप वो ड्राइवर वाली ड्रेस पहनोगे, आपकी जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, रूल्स है, रेगुलेशन है, उसको फॉलो करोगे। ये सारा कुछ इम्पॉर्टेंट है, तभी आपको फ्रीडम मिलेगी। आप जब ये ओबीडियंट हो गए ये लॉस को अबाइड करने में, तभी आप सक्सेसफुल होगे और फ्रीडम मिलेगी आपको। अब तिलक पे आते हैं। तिलक जी ने बहुत कुछ किया है, सेवरल एक्ट्स को, जैसे कि आर्य समाज मैरिज एक्ट, श्रद्धा एक्ट, इनको लेके आने में बहुत इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। और ही सेड दैट लेजिस्लेचर्स एंड जजेस इन सोशल मैटर्स एलियन रूलर्स की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, अपना खुद का मैटर है तो अपना ही सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए सेल्फ स्वराज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तिलक के बारे में। सेल्फ रूलिंग पे बहुत ध्यान दिया था। एंड रिफॉर्मर से मिसलेड होने की ज़रूरत नहीं है, ये कहते हैं कि सोशल रिफॉर्म हमेशा नेसेसरी है। पॉलिटिकल्स वाले ये सोशल रिफॉर्म पे नहीं लेके आ रहे हैं, पर फिर हमारी खुद की अवेयरनेस से हमें आगे बढ़ना चाहिए। देन एटीट्यूड इज़ ब्यूरोक्रेटिक पे बहुत ऑन रिलीजियस एंड सोशल मैटर्स अगेंस्ट हैं, ऐसे अनएथिकल या फिर इररिलीजियस प्रैक्टिसेस काइंड ऑफ थिंग्स जब बिलीव कोई करता है तो उनको अच्छा नहीं लगता था। ये बहुत मॉडर्निस्ट हैं फिर भी। तो यही है कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पॉलिटिकल एज वेल एज सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज़ को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तिलक जी कहते हैं। तो दादा भाई नौरोजी ने लिबर्टी पे क्या कहा था कि बेसिक लिबर्टीज ऑफ मैन, लिबर्टी इज़ लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको अगर बेसिक फ्रीडम इंडियंस को नहीं दे रहे हो तो आप वहाँ पे यूके में ब्रिटिशर सब लोग अपने सिटीजन्स को इतना फ्रीडम दे रहे हैं, तो क्यों ना इंडिया में दें? वाई आर दे नॉट गिविंग? ये क्वेश्चन किया था उन्होंने। यही भी कहा था कि बेसिक मिनिमम लिबर्टीज जब नहीं करते हो तो आप ब्रिटिशर्स हो ही नहीं और आप सिविलाइज्ड हो ही नहीं, क्रिश्चियंस तो बिल्कुल नहीं हो। मतलब उन्होंने इस रिलीजन को लेके उनको दबा दिया कि ये आप क्रिश्चियन हो तभी यू हैव टू गिव लिबर्टी, बिकॉज ऑल रिलीजन सेज दैट लिबर्टी इज इम्पॉर्टेंट। लिबर्टी क्या है? फ्रीडम है। फ्रीडम तभी दे पाओगे तभी आप रिलीजियस कहो अपने आप को। बिना फ्रीडम दिए हुए दबाव में रखते हो सारे जन को, तो आप कैसे लिबर्टी को मान सकते हो? क्रिश्चियनिटी को कैसे मान सकते हो? ओके। देन नेहरू पे देखिए, ये कहते हैं कि ईस्टर्न वैल्यूज एंड वेस्टर्न वैल्यूज़, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ चेंजेस लेके आए हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वाइज। आजकल के IITs या फिर डैम्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इनके हाथ से ही चली थी, तो इन्होंने ये बहुत ज़्यादा ब्लेंड करते थे ईस्टर्न और वेस्टर्न वैल्यूज़ को लिए। ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, पोएट है, राइटर है, यू लाइक हिम और नॉट,
क्योंकि आजकल के रेजिम कुछ अलग ही चल रहा है कांग्रेस के खिलाफ। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये आप इनको एक अच्छे से लीडर की तरह देखिए, एक पार्टी के अलायंस में नहीं मत देखना, क्योंकि रह चुके थे प्राइम मिनिस्टर, तो इसीलिए इतना एवर्शन करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो इन्होंने एक नैम वाला कॉन्सेप्ट भी दिया था। नैम वाले कॉन्सेप्ट में यही है कि डिटर्मिन होना चाहिए, करेज होना चाहिए कि बाहर वाले का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए हमारे इंटरनल अफेयर्स में। तो ये सारा कुछ लिख सकते हो इनके बारे में। देन आते हैं सरदार पटेल जी, द स्टैट्यू ऑफ यूनिटी पर्सन, बिकॉज ही वॉज ऑनेस्ट एंड अ ग्रेट मैन। ये फॉलोवर थे महात्मा गांधी के, नॉन पोजीशन प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करते थे। इनके जब मरने के बाद ना एक भी हाउस ऐसा नहीं था जो इनके नाम पे था। तो इसी को जिस बंदे ने, मतलब जिस इंसान ने खुद इंडिया का इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स को इकट्ठा करके एक जगह पे लेके आया, उनका खुद का घर नहीं है। मतलब इस शोज इंटेग्रिटी इस पर्सन का कितना हाई लेवल है। मतलब वो पॉलिटिशियन मतलब ऐसे होना चाहिए, लीडर मतलब ऐसे होना चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट एग्जाम्पलरी लाइफ है उनका। प्रैक्टिसेस, फॉलोइंग द प्रैक्टिसेस, वो सारा कुछ बहुत इंस्पायरिंग है। अब आते हैं मदर टेरेसा। टेरेसा वाज लाइक, मदर टेरेसा जी शी वाज द एग्जाम्पलरी फॉर डिवोशन फॉर अ ग्रेटर कॉज। देन ह्यूमैनिटी को लव करते हैं ये मदर। देन उनके तो होम और चिल्ड्रन वही है जहाँ पे भी जाएगी उन सबको अपनाएगी। देन एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल फाउंडेशन है कि यही है कि जो भी हो, टर्मोइल मतलब तकलीफें बहुत लोगों की आती है, सबकी लाइफ में आती है तो वो वैसे भी चली जाएगी। बट स्ट्रॉन्ग फेथ, स्ट्रॉन्गनेस इन योर माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये भी कहती है कि इन दिस लाइफ हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेट थिंग्स, बहुत महान थिंग्स नहीं कर पाएंगे, बट छोटे थिंग्स लव के साथ करेंगे तो वो बड़ा बनेगा। अभी भी देखिए ना, जितना उन्होंने लेप्रेसी पेशेंट्स के लिए किया है, बहुत कुछ काम किया है ह्यूमैनिटी के लिए, वो बहुत छोटे छोटे लेवल पे कर रखी है उन्होंने। एक ऐसे ही लेप्रेसी पेशेंट्स एक कम्युनिटी एक हाउस पे लेके गए हैं, उन सबको ट्रीट करते हैं। पर आज देखिए ना कितने लोगों के लिए वो प्रिजुडिस नहीं रही कि सर्विंग दिस काइंड ऑफ पीपल कुछ हो जाएगा अपने लिए। तो इन्होंने इतना नहीं सोचा, तभी तो इतना ग्रेट बन पाए मदर टेरेसा। एंड मेंटल पीस देखिए, उनको कितनी क्रिटिसिज्म मिली थी कि वो भगवान के नाम पे ऐसे कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी की प्रमोट करने के लिए ऐसे है, इतना कुछ क्रिटिसिज्म किया, पर सब कुछ उन्होंने स्माइलिंग और लविंग और हार्शेस्ट चैलेंजेस भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के थ्रू फेस किया सारे प्रॉब्लम्स को। अब आते हैं मार्टिन लूथर किंग का ये है कि ऑलवेज बी सिविल। तो डार्कनेस के टाइम पे, वायलेंस के टाइम पे, या फिर कोई भी टर्मोइल सिचुएशन है, टर्मोइल मतलब तकलीफ़ें जब भी आएगी, यही किया कि आप कभी गुस्सा नहीं होंगे इन स्पाइट ऑफ अदर फीलिंग्स। आपको कितना भी कोई रिवेंज मोड पे लेके आ जाए, आप बिल्कुल उकसाना नहीं है किसी को। और फिर पीस एंड नॉन वायलेंस के बारे में यही कहा था कि हेट एंड हॉस्टिलिटी को दूर रखो, टेम्पर कभी लूज मत करो, लव एंड पीस हमेशा रहने चाहिए। उन्होंने यही कहा था कि कंपैशन और एम्पैथी, ये कंपैशन और एम्पैथी के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल कि कंपैशन, एम्पैथी, सिंपैथी, इन सब में डिफरेंस क्या है। फिलहाल यहाँ पे ये समझिएगा कि एम्पैथी और कंपैशन कुछ नहीं, बाकी लोगों के बारे में सोचो और आप खुद उस सिचुएशन में होते तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, समझो बस समझो उनकी बातें। जैसे स्लम्स के डॉक्यूमेंट्रीज निकालते हैं नेशनल जियोग्राफिक चैनल्स और BBC चैनल्स, उन देखते हैं, आप ऐसे स्किप मत करो, आप समझो उनकी समस्या को कैसे कैसे होती है, उनको 2 टाइम के मील खाना भी कितना मुश्किल होता है। ये सारे ना इंटरनाइज जब करते हो उसको कहते हैं कंपैशन और एम्पैथी। ये तभी आता है अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग, ये कहते हैं कि कभी आप ये मत सोचिएगा कुछ नहीं होगा, नेवर गिव अप। लाइफ में ट्रेजिडिकली बहुत कम उम्र है हमारी, अचीव करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, तो गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। और हमें एग्जामिन करना चाहिए सोसाइटी को, हर तरीक़े का चेंजेस हम ही लेके आ सकते हैं, जब एग्जामिन करेंगे तभी हम लेके आ पाएंगे। कंपैशन होना चाहिए और केयरिंग भी होना चाहिए उन लोगों के लिए। अब नेल्सन मंडेला जी के बारे में देखते हैं। नेल्सन मंडेला जी नोबेल प्राइज़ भी विनर हैं, बहुत कुछ किया है इन्होंने। तो इनका यही था कि फियरलेसली करेज से स्पीक करते थे
और उन्होंने रूल्स को अबाइडिंग करते हुए 27 ईयर्स जेल में, उनकी पेशेंस लेवल देखिएगा। फ्रीडम आ गई अफ्रीका को, फिर भी वो बाहर नहीं आए क्योंकि लॉ था, लॉ का अबाइड करते हुए उन्होंने वहीं पर रहे, बाहर आए और बहुत वोकल रहे इश्यूज़ के बारे में। उनके खुद के बेटे एड्स से मर गए, तो इन्होंने ही कहा था कि एड्स इज़ द डेडलीस्ट कर्स टू द अफ्रीका, तो इसको हटाओ, इनको कैसे भी हटाने के लिए कुछ भी करो। ऐसे ये लीडर्स का देखिए, लीडर्स का यही क्वालिटी है कि वो आइडेंटिफाई करते हैं क्रक्स इश्यूज़ को और उनको रिफॉर्म्स लेके आने के लिए एक रिफॉर्मर की तरह का काम करते हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटिव भी करते हैं। तो लीडर्स आर लाइक वाइडर पर्सपेक्टिव, ये सारे गुण उनके अंदर होते हैं। एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी हैं इनके थ्रू, कि ये यही कहा था कि इनको कि वन शुड डू वेल विद द इन्फ्लुएंस वन हैव। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस मतलब आप कुछ कहते हो कि कचरा यहाँ पे साफ कर देंगे, तो आप आसपास जनों में भी आपको ये फैलाना चाहिए ये मैसेज, और उनको भी इन्फ्लुएंस करो ताकि वो भी क्लीनलीनेस मेंटेन करें। तो ये थी। तो अभी नेक्स्ट सेशन पे हम डिस्कस कर लेंगे इसका सेकंड पार्ट, क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाएगा ये वीडियो। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप कंफ्यूज हो जाएं ऐसे चीज़ों पे। तो हमने बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स या फिर रिफॉर्मर्स के बारे में देख लिया। अब जाके आगे जाके हम लीडर्स और रिफॉर्मर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को देख लेंगे आगे जाके। पहले तो ये इस सेशन में पार्ट 1 ऑफ दिस दिस सेशन ऑन लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ द टीचिंग्स एंड ग्रेटिंग्स। तो अगला सेशन के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।